हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 से 5 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और आप लोगों को हम बता देना चाह रहे हैं, आज के सेशन में हम लोग टोटल 1 जनवरी से 5 जनवरी के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का स्थान हासिल किया है? तो भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है, यानी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह ना फ्रेंड्स 2025 के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यह रैंक जारी की गई है। ओके, बाकी अगर पहले स्थान के यानी पहले रैंक की अगर बात करेंगे तो अमेरिका यह पहले स्थान पे है, वहीं दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे जर्मनी और चौथे स्थान पे अपना भारत देश है, जो जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया। वहीं पांचवें स्थान की बात करें तो जापान पांचवें स्थान पे है। ओके, अच्छा, अब इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में अगर पूछ दे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1944 ईस्वी में। और इसमें वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं, तो लगभग 190 देश सदस्य हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पारंपरिक डाक सेवा यानी पत्र वितरण को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी डेनमार्क देश यह पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला यह दुनिया का पहला देश बना है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, डेनमार्क ने 30 दिसंबर 2025 को अपनी 400 प्लस 7 पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है। ओके, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। यह पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी राकेश अग्रवाल। तो अभी ना फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय ने राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का काम क्या होता है या इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच करना है। ओके, और मुख्यालय पूछा जाए, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। इतने पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। और यह ना फ्रेंड्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ओके, तो अभी आपको इनका नाम याद रखना है, राकेश अग्रवाल, जिन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी रविंद्र कुमार अग्रवाल। तो अभी फ्रेंड्स, रविंद्र कुमार अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात करें भारतीय खाद्य निगम की, तो इसकी स्थापना फ्रेंड 14 जनवरी 1965 ईस्वी में हुई थी। ओके, और इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ओके, तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, रविंद्र कुमार अग्रवाल, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी हरियाणा।
तो अभी फ्रेंड्स, अजय सिंघल को हाल ही में हरियाणा राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया। और यह ना फ्रेंड्स 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। अच्छा, अभी इन्हें हरियाणा राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो हरियाणा की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हरियाणा की स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नायब सिंह सैनी यह हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी 68वां। यानी 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में इमो इनू एरप्ता महोत्सव मनाया गया है? तो यह महोत्सव अभी हाल ही में मणिपुर राज्य में मनाया गया, यानी ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बात करें मणिपुर की स्थापना की, तो मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। अभी आपको इस त्योहार का नाम याद रखना है, इमो इनू एरप्ता महोत्सव, जो अभी हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो राज्य का नाम याद रखना है मणिपुर। अगला प्रश्न है, किसे विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी लव अग्रवाल। तो अभी फ्रेंड्स, सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लव अग्रवाल को विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो आपको यह भी याद रखना है 1996 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अब बात करें विदेश व्यापार महानिदेशालय की स्थापना की, तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1965 में हुई थी। ओके, और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 से बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी आलोक राज। तो अभी फ्रेंड्स, आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और वे फ्रेंड्स एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने 1 जनवरी सन 2026 से अपना पदभार संभाल लिया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1 मार्च 1956 ईस्वी में बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें, तो बिहार की राजधानी पटना में इसका मुख्यालय स्थित है। ओके, इतना आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी काम्या कार्तिकेयन। तो अभिनव फ्रेंड्स, 27 दिसंबर 2025 को काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग की और यह रिकॉर्ड बनाते हुए वह सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। और वे फ्रेंड्स दुनिया में दूसरी सबसे कम उम्र की महिला भी बनी जो दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग के जरिए पहुंची। आपको बता दें फ्रेंड्स, इसके लिए उन्होंने लगभग 115 किलोमीटर की दूरी तय की और जिसमें उन्होंने -30 डिग्री यानी -30 तापमान और कठिन परिस्थितियों में यह दूरी तय की। ओके, तो अभी आपको इनका नाम याद रखना है, काम्या कार्तिकेयन, जिन्होंने अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है।
अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2025 की महिला श्रेणी का खिताब किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी बिबिसारा असौबाएवा। तो बिबिसारा असौबाएवा ना फ्रेंड्स कजाकिस्तान की ग्रैंड मास्टर हैं और उन्होंने 2025 की विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी ओडिशा के चांदीपुर में। अभी ना फ्रेंड्स डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला उड़ान परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में सफलतापूर्वक किया। अगला प्रश्न है 28 दिसंबर 2025 को एस कृष्णा स्वामी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? सही विकल्प हो जाएगा डी यानी फिल्म निर्माता। यानी अभी फ्रेंड्स एस कृष्णा स्वामी का 88 वर्ष की आयु में जो निधन हुआ है वह एक क्या थे? फिल्म निर्माता थे। इनका पूरा नाम आप याद रखेंगे, सुब्रमण्यम कृष्ण स्वामी इनका पूरा नाम था। और इनकी जन्म तिथि की अगर हम बात करें तो 29 जुलाई 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? चेन्नई में। ओके। और इन्हें फ्रेंड्स एक प्रमुख सम्मान भी मिला था, वो भी आप लोग जानते रहेंगे। 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 2025 को महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा इसका ए यानी दीप्ति शर्मा। तो अभी ना फ्रेंड्स दीप्ति शर्मा ने 30 दिसंबर 2025 को भारत बनाम श्रीलंका महिला T20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में 5वें मैच में अपना 152वां विकेट लिया, जिससे उन्होंने महिला T20I इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। ओके। अगला प्रश्न है 30 दिसंबर 2025 को आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने 30 दिसंबर 2025 को आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया। ओके, आपको इनका नाम याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? का सही विकल्प हो जाएगा सी यानी स्वर्ण पदक। तो अभी ना फ्रेंड्स 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में फ्रेंड्स 41 फीट के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। ओके। वहीं रजत पदक की अगर बात करें, दिल्ली की कीर्ति गुप्ता ने के साथ रजत पदक जीता। वहीं कांस्य पदक की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की हीरो प्रगति दुबे ने 32 फीट हाइट के साथ उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। इसके आयोजन की बात करें फ्रेंड्स तो 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता यह डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ओके, तो अभी आपको इनका नाम इस प्रश्न में याद रखना है। ढांडा जिन्होंने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिला ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी बुल्गारिया। तो अभी ना फ्रेंड्स 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां सदस्य देश बुल्गारिया बन गया है। ओके, तो आपको देश का नाम याद रखना है बुल्गारिया, जो 21वां सदस्य बना आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाने वाला। ओके, और कि वर्ष 2026 में वर्तमान में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो किर्को पेटको, ये जो कि वर्तमान में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री हैं।
अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2026 से भारतीय वायुसेना में उप वायुसेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार किसने ग्रहण किया? इसका सही विकल्प हो जाएगा एयर मार्शल नागेश कपूर। तो अभी फ्रेंड्स 1 जनवरी 2026 से भारतीय वायुसेना में उप वायुसेना प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पदभार एयर मार्शल नागेश कुमार ने ग्रहण किया। ओके, इनका नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कब से अपना पदभार ग्रहण किया है, तारीख भी आप याद रखेंगे 1 जनवरी सन 2026 में। की स्थापना पूछा जाए तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2026 को भारत के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान यानी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का पदभार किसने संभाला? हो जाएगा बी यानी एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। ओके, तो अभी ना फ्रेंड्स 1 जनवरी सन 2026 से भारत के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान यानी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संभाला है। इनका अगला प्रश्न है 1 जनवरी सन 2026 से हुंडई इंडिया मोटर के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? हो जाएगा बी यानी तरुण गर्ग। तो अभी ना फ्रेंड्स 1 जनवरी सन 2026 से हुंडई इंडिया मोटर के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ के रूप में तरुण गर्ग ने पदभार ग्रहण किया। ये तारीख भी आप याद रखेंगे जिन्होंने आप कब से अपना पदभार ग्रहण किया है, तो 1 जनवरी सन 2026 से। इनका नाम भी आपको याद रखना है, तरुण गर्ग, जिन्होंने हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। कहा जाए कि हुंडई मोटर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और कंपनी की स्थापना भारत के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुई। ओके, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 जनवरी सन 2026 से न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो इसका ही विकल्प हो जाएगा डी यानी जोरान ममदानी। तो अभी फ्रेंड्स 1 जनवरी सन 2026 को न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण किया। उनके आपको इनका नाम याद रखना है, जोहरान ममदानी। और कब से इन्होंने अपना यह पदभार संभाला है, तो आपको तारीख भी याद रखना है 1 जनवरी सन 2026 से। और न्यूयॉर्क शहर के 112वें क्रम भी आपको याद रखना है, 112वें क्रम के मेयर हैं। और शपथ लेने के साथ ही शहर के प्रमुख के रूप में यह कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में किस सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी ने पूरे भारत में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने 2026 में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू की है। ओके, इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है बीएसएनएल, या इसे याद रख सकते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके, और अगर आपसे इसकी स्थापना पूछा जाए यानी बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1995 ईस्वी में। ओके, और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में बीएसएनएल के अध्यक्ष कौन है या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो सुनील भाटिया वर्तमान में बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस शहर से गुवाहाटी के बीच चलेगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी कोलकाता के हावड़ा से और असम के गुवाहाटी के बीच यह भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी चीन। तो अभी फ्रेंड्स YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को चीन द्वारा विकसित किया गया है। ओके, देश का नाम आप याद रखेंगे चीन, जिसने अभी विकसित किया है। इसका पूरा नाम आप याद रखेंगे
YJ-20 एंटी शिप मिसाइल। ओके, स्थापना की अगर हम बात करें तो चीन की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, यानी आपसे पूछा जाए कि चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम याद रखना है ली ग, चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मणिपुर। तो अभी ना फ्रेंड्स, गान नगाई महोत्सव यह हाल ही में मणिपुर राज्य में मनाया गया। ओके, और यह उत्सव फ्रेंड्स इम्फाल वेस्ट के जी कबुई गांव में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भाग लिया और उत्सव की शुभकामनाएं दी। ओके, राज्य का नाम आप याद रखेंगे मणिपुर, जहां पर अभी हाल ही में कौन सा उत्सव मनाया गया है, इस उत्सव का नाम आपको याद रखना है, गान नगाई उत्सव। मुख्य अतिथि कौन थे, यह भी आपको याद रखना है, जो वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, जो इस उत्सव के मुख्य अतिथि रहे। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को गोवा के तीसरे जिले के रूप में किस जिले की आधिकारिक घोषणा की गई है? जाएगा ए, यानी कुशावती। तो अभी ना फ्रेंड्स, 1 जनवरी सन 2026 से गोवा के तीसरे जिले के रूप में कुशावती जिला को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। ओके, इस जिले का नाम आपको याद रखना है, कुशावती जिला, जो किस राज्य का तीसरा जिला भी घोषित किया गया है, तो गोवा। और प्रभावी तिथि याद रखेंगे 31 दिसंबर 2025 को लागू, और 1 जनवरी सन 2026 से यह आधिकारिक रूप से गोवा का तीसरा जिला माना गया। ओके, दो जिलों की अगर हम बात करें तो पहला जिला था उत्तर गोवा, ओके, दूसरा दक्षिण गोवा, और तीसरा भी कौन बना है, तो कुशावती। गोवा की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो गोवा की राजधानी है पणजी। ओके, अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर 2025 को ममाडी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी गिनी। तो अभी ना फ्रेंड्स, 28 दिसंबर 2025 को मामाडी डोम्बोया को गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ओके, तो इस देश का नाम आपको याद रखेंगे गिनी, जहाँ के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए, इनका नाम आपको याद रखना है ममाडी डोम्बोया। और अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी असम। तो अभी फ्रेंड्स, 1 जनवरी सन 2026 से 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। ओके, इस राज्य का नाम आप याद रखेंगे असम। और इसकी घोषणा की अगर हम बात करें तो असम सरकार ने फ्रेंड्स 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया। इसमें यह देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यह कदम उठाया है। इसके लक्ष्य की अगर हम बात करें तो इसका लक्ष्य फ्रेंड्स, आयोग का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना और विस्तारित वेतनाम की सिफारिश करना है। ओके, प्रश्न असम राज्य से संबंधित था। तो असम के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि असम की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में असम राज्य की स्थापना हुई थी। और असम की वर्तमान राजधानी कहाँ है, तो गुवाहाटी है। और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत शर्मा वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2025 को ध्रुव एनजी सिविल हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को हरी झंडी किसने दिखाई? है राम मोहन नायडू ने, जो वर्तमान में मंत्री हैं। इन्होंने अभी 30 दिसंबर 2025 को ध्रुव एनजी सिविल हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान की को हरी झंडी दिखाई। ओके, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 से भारत में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बी, यानी गुजरात। तो अभी तो फ्रेंड्स, गुजरात ने 1 जनवरी सन 2026 से
भारत में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। ओके, अच्छा, अब हमारा ये प्रश्न गुजरात राज्य से संबंधित था। गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो आपको याद रखना है गांधीनगर। गुजरात की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मई 1960 ईस्वी में गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इतना आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 28 दिसंबर 2025 को ह्यू मॉरिस का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी वह फ्रेंड्स इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे, यानी सी विकल्प आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 जनवरी सन 2026 को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान यानी ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हो जाएगा डी, यानी एयर मार्शल। 1 जनवरी सन 2026 से भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान यानी ट्रेनिंग कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में एयर मार्शल सिथेपल्ली श्रीनिवास को क्या? ओके, आपको इनका नाम याद रखना है, एयर मार्शल सिथेपल्ली श्रीनिवास, जिन्होंने। अगला प्रश्न है किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो भारत फ्रेंड्स चीन देश को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। और ये ना फ्रेंड्स वर्ष 2025-2026 के उत्पादन आंकड़ों के आधार पर यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 जनवरी सन 2026 को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में अपना पद किसने संभाला है? तो इसका डी, यानी नंदिनी चक्रवर्ती। तो अभिनव फ्रेंड्स 1 जनवरी सन 2026 से पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती ने अपना पद संभाला है। ओके, आपको इनका नाम याद रखना है, नंदिनी चक्रवर्ती। ओके, और इन्होंने कौन सा पद संभाला है? तो मुख्य सचिव का पद संभाला है। और तारीख भी आपको याद रखना है, कब से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, तो 1 जनवरी सन 2026 से। पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित था, तो पश्चिम बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपना। अगला प्रश्न है किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? हो जाएगा बी, यानी मैत्रेयी पुष्पा। तो अभी फ्रेंड्स मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए किस कृति के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है, तो और एक किसान कृति के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इफ्को इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न में चलते। अगला प्रश्न है किस शहर में 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी बेंगलुरु। तो 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलुरु शहर में हो रहा है। ओके, और इसकी तिथि। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने 1 जनवरी 2026 से विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है? तो इसे लागू किया है नेपाल ने, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ओके, तिथि भी आपको याद रखना है कब से इसे नेपाल ने लागू किया है, तो 1 जनवरी सन 2026 से। किसने लागू किया है, देश का नाम भी आप याद रखेंगे, नेपाल। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किसे नई दिल्ली स्थित अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को अभी हाल ही में नई दिल्ली स्थित अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओके, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 69 साल बाद किस देश के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह विस्फोट रूस में हुआ है, यानी सी आप विकल्प आपका सही हो जाएगा। कितने साल? अगला प्रश्न है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है, यानी ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अब यह क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित था, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 22 दिसंबर 2025 को अमेजन वर्षावन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं? तो इसे पेरू देश ने अभी हाल ही में 22 दिसंबर 2025 को जो अमेजन वर्षावन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियां हैं उन्हें कानूनी अधिकार दिए हैं। किसने? देश का नाम आप याद रखेंगे, पेरू। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को किसने सीमा सड़क संरक्षण के 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उस्मान ख्वाजा किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो इनका संबंध क्रिकेट से था। ओके, और ये फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज थे जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। आपको इनका नाम याद रखना है, उस्मान ख्वाजा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 2 जनवरी। यानी 2 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो सन 2011 में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया था। हाल ही में सिया व्हिटलॉक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वह फ्रेंड्स एक अभिनेता थे, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है, 71 वर्ष की आयु में। ओके, अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी दिनेश कुमार खारा। यानी फ्रेंड्स 1 जनवरी सन 2026 को दिनेश कुमार खारा को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओके, इन्होंने अपना पदभार कब से ग्रहण किया है, तिथि भी आप ध्यान में रखेंगे, 1 जनवरी सन 2026 से। और इनका नाम भी आप याद रखेंगे, दिनेश कुमार खारा। और इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया यह भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली बोर्ड के अध्यक्ष पद पर। ओके, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक परिवार दिवस या वर्ल्ड फैमिली डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, वंदे मातरम।